नीलम की शादी को अभी 2 ही महीने गुजरे थे। उसने अपने पति से ट्यूशन पढ़ाने की इजाज़त ली तो राजू ने भी हाँ कह दी। उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते नीलम के पास कई सारे बच्चे ट्यूशन आना शुरू हो गए। लेकिन उसकी सास को ये बात पसंद नहीं थी, क्योंकि बच्चों के साथ अक्सर उनकी माएँ भी नीलम के पास आ जाया करती थी। बस नीलम की सास को यही बात बुरी लगती। वह कहती थी कि लोग क्या कहेंगे कि बहू से काम करवा कर पैसे कमा रहे हैं। उनकी सोच को जानकर नीलम को दुख होता। वह अपनी सास को समझाती कि यह कोई बुराई का काम तो नहीं है। और जब यही बात उसने राजू से की तो वह कहने लगा, माँ से मैं खुद बात कर लूँगा, तुम परेशान ना हो। राजू अपनी बीवी नीलम की छोटी छोटी खुशियों का बहुत ख्याल रखता था। राजू ने अपनी माँ से जाने क्या बात की कि फिर घर में सुकून हो गया। नीलम की सास ने उसे ट्यूशन के बारे में बात करना ही छोड़ दी थी। अब नीलम बहुत खुश थी और उसकी ट्यूशन पढ़ाने का सिलसिला जारी था। एक दिन नीलम के पास एक नया बच्चा आया जो किसी दूर के मोहल्ले से आया था। उसकी बहन भी उसके साथ थी। उनका हाल बता रहा था कि वो बहुत गरीब हैं। उसकी बहन ने बताया कि भाई उसका सरकारी स्कूल में पढ़ता है और घर में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए कोई इसे पढ़ा नहीं पाता। उस बच्चे की काफ़ी अजीब सी हालत हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से खाना भी ना खाया हो। नीलम को उस पर तरस आ गया। उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई और वह बच्चा ट्यूशन पढ़ने के लिए बैठ गया। नीलम सारे बच्चों को अपने कमरे में ही ट्यूशन पढ़ाती थी, क्योंकि जब शुरू में उसकी सास को एतराज़ हुआ तो राजू ने कहा कि तुम बच्चों को घर के किसी भी हिस्से में पढ़ाने के बजाय अपने कमरे में बिठाकर पढ़ाया करो, ताकि माँ की नज़र इन बच्चों पर ना पड़े। इसीलिए उसने बच्चों को भी अपने ही कमरे में बिठा लिया। नीलम को पहले ही दिन उस बच्चे को पढ़ाने में देर लग गई, क्योंकि पिछला काम ऐसा था जो उसने पढ़ा ही नहीं था। इसीलिए नीलम ने उसको रोक लिया। उसने सोचा कि मैं इसको आराम से पढ़ाती रहूँगी और साथ ही घर के काम भी देख लूँगी। वह बच्चा कमरे में ही बैठा था। नीलम उसे मैथ समझा रही थी और उसे थोड़ा काम देकर किचन का काम भी साथ साथ निपटाने लगी। जब तक वह वापस आई, वह लड़का अच्छा खासा काम कर चुका था। इसी तरह 1 घंटा एक्स्ट्रा देने के बाद जब वह जाने लगा तो नीलम ने उसके हाथ पर 50 रुपये रख दिए। उसने इनकार किया, मगर नीलम के बार बार कहने पर उसने नोट ले लिया। नीलम ने घड़ी पर नज़र डाली तो शाम के 7 बजे थे। उसके पति राजू के लौटकर घर आने का टाइम हो गया था। नीलम ने जल्दी से तैयार होने के लिए अपनी अलमारी खोली तो देखा कि हैंगर में से उसका नीला कुर्ता गायब था। वो ये देखकर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि सुबह ही तो उसने अपने कपड़े प्रेस करके लगाए थे। अपने आसपास भी उसने उसको ढूंढा, लेकिन सलवार तो मौजूद थी मगर कुर्ते का पता नहीं था। वह सिर पकड़कर बैठ गई। अब जब कुछ समझ नहीं आया, उसने जल्दी से दूसरे कपड़े प्रेस किए और अच्छी तरह तैयार हो गई। क्योंकि नीलम की शादी को कोई ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, इसीलिए उसका रवैया कुछ नई दुल्हनों वाला ही था। पति के आने से पहले उसने नए कपड़े भी पहनने थे और मेकअप भी करना था। जब राजू घर आया, जल्दी से नीलम ने खाना टेबल पर लगाया और अपनी सास को भी बुला लिया। जब तीनों खाना खाने लगे तो नीलम की सास उसे गौर से देखने लगी। नीलम ने उनकी नज़रों को एहसास किया तो उनकी तरफ देखा। वह कहने लगी, बहू, सुबह तो तुमने नीले रंग के कपड़े प्रेस किए थे, अचानक फिर अब ये जोड़ा क्यों पहना है? शायद नीलम की सास को ये बात याद आ गई थी, क्योंकि जब सुबह नीले रंग का जोड़ा प्रेस कर रही थी उस वक्त उसकी सास नीलम के कमरे में ही मौजूद थी। नीलम ने कहा कि वह कुर्ता तो मिल ही नहीं रहा है। यह सुनकर उसकी सास हैरानी से कहने लगी, अपनी चीज़ों का ध्यान रखा करो। तुम अपने कमरे में बच्चों को जमा करके बैठ जाती हो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी चीज़ें गायब होने लगें। अभी तुम्हारे पास नया सामान, गहने और नए कपड़े हैं, इसीलिए ध्यान रखा करो। उनकी बात सही थी। नीलम ने हाँ में सिर हिलाया और खामोशी से खाना खाने लगी, लेकिन दिल ही दिल में उसे गुस्सा आ रहा था कि कोई भी बात घूम फिर कर ट्यूशन पढ़ने पर ही आ जाती है। अब एक कुर्ते के गायब होने से मेरे ट्यूशन पढ़ने का क्या ताल्लुक़? अगर किसी को चुराना ही होगा तो वह पूरा सूट चुराता, ना सिर्फ कुर्ता। खाने के बाद वह अपने कमरे में गई। उसका अच्छा खासा मूड ख़राब हो चुका था। राजू आज भी समझ गया था कि नीलम को किसी बात का बुरा लगा है, तो वह कहने लगा, माँ गलत नहीं कह रही है, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जितने भी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं तुम उनमें से किसी को भी नहीं जानती, और अभी तुम्हें यहाँ ट्यूशन पढ़ाते हुए ज़्यादा दिन भी तो नहीं हुए हैं।
नीलम ने राजू से कहा, मैं इतनी बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि अपनी कीमती चीज़ों को खुला छोड़ दूँ। मेरे गहने और बाकी सारी चीज़ अलमारी में लॉक होती है। सिर्फ एक हिस्सा है जिसकी चाबी मुझे पहले ही दिन से गुम हो गई थी और मैं वहाँ बस वही कपड़े प्रेस करके हैंगर में लगाती हूँ जो हमें पहनने होते हैं, और कोई भी मेरा कुर्ता क्यों लेकर जाएगा। नीलम की नाराज़गी देखकर राजू भी खामोश हो गया और कहने लगा, अच्छा चलो मूड ना ख़राब करो, हो सकता है तुमने ही कहीं रख दिया हो और याद ना आ रहा हो, बाद में खुद ही मिल जाएगा। यूँ बात आई गई हो गई। अगले दिन सुबह उठते ही नीलम ने ऑरेंज कलर का सूट प्रेस कर लिया। यह सूट उसे बहुत पसंद था। प्रेस करके नीलम ने उसी जगह हैंगर में लगा दिया और फिर सफाई के कामों में लग गई। शाम तक काम निपटाकर वह ट्यूशन पढ़ाने बैठ गई, लेकिन वह नया बच्चा उस वक्त नहीं आया था। इतने बच्चों में नीलम को उसका ख्याल ही नहीं रहा। जब सब बच्चों की छुट्टी का वक्त हो गया तब वह कमरे में दाखिल हुआ। नीलम गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, 6 बजने वाले हैं, इस वक्त तक सबकी छुट्टी हो जाती है, तुम इतनी देर से क्यों आए हो। वह कहने लगा कि मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ और कभी जल्दी छुट्टी होती है कभी देर से, इसीलिए मैं एक वक्त पर ट्यूशन नहीं आ सकता। ये बात उसकी बहन ने नीलम को पहले ही बता दी थी। ये सुनकर नीलम को दुख हुआ कि इतनी कम उम्र में भी वह काम करने पर मजबूर था। उसकी मजबूरी जानने के बाद नीलम ने उसे बिठा लिया, थोड़ी देर उसे पढ़ाया और फिर उसकी छुट्टी कर दी। उसके जाने के बाद नीलम ने तैयार होने के लिए अपनी अलमारी खोली तो धक से रह गई। उसकी ऑरेंज शलवार तो हैंगर में थी, लेकिन उसका कुर्ता आज फिर से गायब था। अब तो नीलम का दिमाग ख़राब होने लगा। उसने जल्दी जल्दी चारों तरफ अपना कुर्ता ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिला। वह खुद कुर्ता प्रेस करके उसने हैंगर में लगाया था, तो फिर वह कहाँ जा सकता था। वह बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। आज तो उसे दोबारा प्रेस करने का वक्त भी नहीं मिला था और राजू वापस लौट आया था। उसे परेशानी के हाल में देखकर कहने लगा, क्या बात है, आज तैयार नहीं हुई। नीलम ने शर्मिंदा से होते हुए बताया कि आज फिर उसका कुर्ता गायब है और दोबारा प्रेस करने का टाइम ही नहीं मिला। यह सुनकर राजू भी परेशान हो गया और कहने लगा, ये रोज़ रोज़ तुम्हारे कपड़े कहाँ जा रहे हैं। नीलम बहुत परेशान थी। उसका उतरा चेहरा देखकर राजू खुद ही अलमारी में उसके कुर्ते को तलाशने लगा, लेकिन कुर्ता कहीं नहीं मिला। फिर वह कहने लगा कि पता नहीं तुमने ही कहीं रख दिया होगा। नीलम ने बताया कि मैंने यहीं पर रखा था और मुझे अच्छी तरह याद है। अगर सलवार हैंगर में है तो कुर्ते को भी हैंगर में ही होना चाहिए था ना, लेकिन पता नहीं ये कुर्ता कहाँ गायब हो गया। राजू ने उसको तसल्ली दी कि चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा। रात के खाने पर सास ने जब नीलम को बिना तैयार हुए देखा तो कुछ भी नहीं पूछा, मगर रह रहकर नीलम को खुद ही अपना कुर्ता याद आ रहा था, क्योंकि कल भी नीलम का एक कुर्ता गायब हुआ था और आज फिर कुर्ता गायब हो गया था। नीलम को अच्छी तरह से याद था कि उसने अपना कुर्ता हैंगर में ही लगाया था। अगली सुबह नीलम के दिमाग में अपना कुर्ता ही घूम रहा था और आज उसने सोच लिया था कि आज वह अपने कपड़ों का पूरा ध्यान रखेगी। उसे ख्याल आ रहा था कि उसके कुर्ते उसी दिन से गायब हो रहे हैं जिस दिन से मैंने उस गरीब बच्चे को ट्यूशन पर रखा है। मगर फिर उसे खुद ही अपनी सोच पर अफसोस हुआ कि वह गरीब था, शायद इसीलिए मैं उस पर शक कर रही थी। बाकी किसी बच्चे की तरफ मेरा ध्यान क्यों नहीं गया। नीलम को अपनी सोच पर शर्म भी आ रही थी कि किसी की गरीबी की वजह से उस पर शक नहीं करना चाहिए, लेकिन जो भी था नीलम को इस बात का पता लगाना था और उसके लिए सारे ही बच्चों पर नज़र रखनी थी, क्योंकि उन बच्चों और नीलम की सास के अलावा उसके कमरे में कोई और आता जाता नहीं था। लेकिन उसकी सास उस वक्त कमरे में आती जब नीलम कमरे में मौजूद होती। बग़ैर ज़रूरत के वह कमरे का रुख भी नहीं किया करती थी। कभी कभी तो नीलम को ऐसा लगता जैसे उसकी सास उसे पसंद भी नहीं करती हो और बस अपने बेटे की वजह से उसको बर्दाश्त कर रही हो। 3 बजते ही नीलम ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया और 6 बजे तक नीलम कमरे में बैठी रही, लेकिन सारे ही बच्चे पढ़ाई में बिज़ी थे और रोज़ाना की तरह उसने खुद ही सबको बारी बारी छुट्टी दे दी थी। हाँ, मगर वह नया बच्चा 5 बजे के करीब ट्यूशन आया था, इसीलिए सब बच्चों की छुट्टी होने के बाद भी वह बैठा रहा और अब यह टाइम नीलम के खाना बनाने का था, जिसकी वजह से उसे कमरा छोड़कर निकलना पड़ा। लेकिन आज उसका पूरा ध्यान अपना कमरे में ही अटका हुआ था। उसने खाना पकाते पकाते चुपके से 2-3 चक्कर अपने कमरे के दरवाजे तक लगाए और झांक कर देखा, लेकिन वह नया बच्चा पढ़ाई में लगा हुआ था। जब वह चौथी बार अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो चौंक गई, क्योंकि वह बच्चा उसकी अलमारी का दरवाज़ा खोल चुका था
और नीलम का कुर्ता निकालकर अपने बैग में रख रहा था। ये देखकर नीलम हैरान रह गई कि उसने ऐसी हरकत क्यों की थी और सिर्फ उसका कुर्ता ही क्यों निकाला था। नीलम के कुर्ते का वह क्या करने वाला था? उसका दिल चाहा कि उसके मुंह पर 2-3 थप्पड़ लगा दे और उसे चोरी की वजह पूछे। नीलम तो उस पर इस कदर मेहरबान थी कि बग़ैर पैसों के एक तो उसे पढ़ा रही थी और वह उसी के कपड़े चुरा रहा था। नीलम तो अपनी सास को गलत समझ रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि यह बच्चा वाकई में चोर होगा। फिर नीलम के दिल में ख़याल आया कि अगर मैं इस तरह से मौके पर इसे पकड़कर मारपीट करूँगी तो ऐसा ना हो कि इसकी आदत पक्की हो जाए और वह एक मुजरिम बन जाए, क्योंकि कभी कभी इस तरह से बर्ताव करने पर बच्चे शर्मिंदा होने के बजाय अपने काम में पक्के हो जाते हैं। नीलम ने सोचा, क्यों ना मैं इसका पीछा करूं और इसके घर जाऊं और उसकी माँ से पता कर सकूं कि इस हरकत के पीछे आखिर क्या वजह है, और फिर इसे प्यार से समझाऊं ताकि वह ज़िंदगी में दोबारा ये गलती ना करे। क्योंकि नीलम एक टीचर थी और उसे इसी तरह से सोचने की ज़रूरत भी थी, जिससे समाज में अच्छाई पैदा होती है। नीलम ने मन ही मन सोचा, अगर मैं भी दूसरे इंसानों की तरह लोगों को उनकी नज़रों में गिराना शुरू कर दूं, तो मुझ में और दूसरे लोगों में क्या फ़र्क रह जाएगा। यह सोचकर उस दिन वह चुप रह गई। वह बच्चा हमेशा की तरह छुट्टी लेकर चला गया और फिर रात को जब राजू को सारी बात नीलम ने बताई तो वह कहने लगा, तुम्हारी बात ठीक है, तुम्हें उसके घर जाकर उसे प्यार से समझाना चाहिए और उसकी माँ को भी बताना चाहिए कि उनका बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है। राजू ने जब नीलम का हौसला बढ़ाया तो अगले दिन फिर नीलम ने उस पर नज़र रखी। वह रोज़ की तरह उस दिन भी कुर्ता अपने बैग में छुपा चुका था। उसके जाते ही नीलम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वह बच्चे से कुछ दूरी पर चल पड़ी। जब 7 बजने वाले थे, राजू के आने में थोड़ा सा ही वक्त बाकी था। वह बच्चा तेज़ तेज़ कदम उठा रहा था और नीलम उसके पीछे चल रही थी। लेकिन नीलम को हैरानी जब हुई जब वह बच्चा आबादी से भी आगे निकल गया और सुनसान रास्ते पर चलने लगा। रास्ता थोड़ा सा सुनसान था और फिर आगे जाकर एक कब्रिस्तान आता था, इसीलिए यहाँ इस वक्त कम ही लोग आते जाते थे। नीलम को डर लगने लगा कि वह बच्चा उस तरफ क्यों जा रहा है, और फिर जब वह सीधी सड़क से उतरकर कच्चे रास्ते पर चलने लगा तो नीलम सोच में पड़ गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पास नीलम का कुर्ता था और वह जानना चाहती थी कि वह इसका क्या करेगा, इसीलिए वह भी कच्चे रास्ते पर उतर गई। उसने देखा कि सुनसान सी जगह पर एक छोटा सा घर बना हुआ था। वह बच्चा उस घर के अंदर गया। नीलम से रहा न गया तो वह भी दबे पांव उस दरवाजे तक पहुंच गई। दरवाज़ा खुला हुआ था। नीलम ने धीरे से पर्दे के पीछे से चुपके से झांका तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उस बच्चे ने अपना बैग खोलकर नीलम का कुर्ता निकालकर वहाँ मौजूद एक आदमी को दिया। वह आदमी बहुत अजीब हुलिये में था। उसके बाल बड़े हुए थे, गले में बड़ी बड़ी मोतियों की माला थी, आगे कुछ अजीब अजीब चीज़ें रखी हुई थी, कुछ नींबू और पुतले और न जाने क्या क्या रखा हुआ था। देखते ही देखते उस आदमी ने नीलम का कुर्ता फाड़ दिया और उस पर बहुत सारा तेल डालकर कुछ पढ़ाई की और फिर उसे जला दिया। उस पर नीलम को ऐसा लगा जैसे उसके सारे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए हों। यह टोटका करने के बाद उसने बच्चे के हाथ में कुछ नोट रखे और वह बच्चा वापसी के लिए निकलने लगा। नीलम जो दरवाजे पर पर्दे की ओट में छुपी थी, बच्चे से पहले ही वापस निकली। आधा मंजर नीलम ने देख लिया था और बाकी आधा सच वह बच्चे से पूछने वाली थी। जब वह बच्चा बाहर निकला तो नीलम उसके इंतज़ार में ही खड़ी थी। नीलम को वहाँ देखकर वह चौंक गया और वहाँ से भागने लगा, लेकिन नीलम ने उसे कसकर पकड़ लिया और उससे कहा कि ये सब क्या है, तुम मुझे अपने मुंह से बताओगे या फिर मैं पुलिस स्टेशन लेकर जाऊं। पुलिस के नाम से वह बहुत ज़्यादा डर गया और रोने लगा। अंधेरा फैल गया था। नीलम उसे लेकर वापस आबादी की तरफ आई और एक सड़क के किनारे बैठकर उससे कहा, अब मुझे यहीं सब कुछ बताओ वरना हम यहीं से पुलिस स्टेशन जाएंगे। वो कहने लगा कि टीचर, मेरी कोई गलती नहीं, मुझे तो इस काम के लिए मजबूर किया गया था। हम बहुत गरीब लोग हैं और मुझे पैसों का लालच दिया गया तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हो गया। काम के बदले मुझे जो पैसे मिलते उससे मेरी माँ का इलाज तो हो जाता। यही सोचकर मैंने हाँ कह दी। कुर्ता क्यों मंगवाता है इतना तो नीलम भी जान चुकी थी कि वह कोई काला जादू करने वाला आदमी था। नीलम ने उस बच्चे से पूछा कि तुम्हें उस आदमी ने मजबूर किया था क्या? वह तुम्हें इस काम के पैसे देता है? नीलम की बात सुनकर उस बच्चे ने नहीं में सिर हिलाया और एक ऐसा राज खोला जिसे सुनने के बाद नीलम के सिर पर जैसे आसमान गिर पड़ा। वह कहने लगा,
नहीं, इस काम के लिए मुझे उस औरत ने पैसे दिए थे जो आपके घर में रहती है। उसी ने मुझे आपके ट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए भी मजबूर किया था। मेरी माँ जब सही थी तो वह आपके घर में नौकरी करती थी और तब से वही औरत मेरी माँ को जानती थी। जब मेरी माँ की तबीयत ख़राब हुई और वह पैसे मांगने के लिए आपके घर आई तो उस औरत ने पैसे देने के बजाय यह काम करने को कहा और बताया कि आप रोज़ाना प्रेस करके कपड़े कहाँ लगाती हो और मुझे वह कपड़े निकाल कर उस आदमी को किस तरह पहुँचाने होंगे। पहले तो मेरी माँ ने साफ मना कर दिया कि वह ये काम नहीं करेगी, लेकिन जब वह बिस्तर से लग गई तो मैं और मेरी बहन ने फ़ैसला किया कि माँ के इलाज के लिए हम दोनों ये काम करेंगे। और फिर मेरी बहन खुद मुझे ट्यूशन में दाखिला दिलवाने के लिए आपके घर ले आई और हमने वही किया जो उस औरत ने कहा था। उस बच्चे की बात सुनकर नीलम की तो जान ही निकल गई थी। उसने हैरानी से पूछा, तुम मेरी सास की बात कर रहे हो? और उसने हाँ में सिर हिला दिया। नीलम को यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था वह झूठ कह रहा है और मेरा ध्यान बटाना चाहता है, लेकिन वह रोते हुए कहने लगा, टीचर यही सच है, अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर ले चलें और उनसे सवाल जवाब कर लें। मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। नीलम भी सच्चाई जानना चाहती थी क्योंकि ये बात यकीन के काबिल नहीं थी कि उसकी सास ने ऐसी कोई हरकत की होगी। नीलम को लगता था कि उसकी सास को उसे ट्यूशन पढ़ाने से परेशानी ज़रूर है, इतनी ज़्यादा नहीं कि वो उस पर कोई काला जादू करवाती। इसीलिए नीलम ने उसे बच्चे का हाथ पकड़ा और अपने घर ले गई। उस वक्त तक उसका पति राजू भी घर पर आ चुका था। नीलम उस बच्चे को अपनी पति और सास के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा कि बताओ जो कुछ मुझे बताया है। फिर उस बच्चे ने राजू के सामने वही बातें दोहरा दी जो उसने नीलम से कही थी। राजू हैरानी से कभी नीलम को देखता तो कभी उस बच्चे को तो कभी अपनी माँ को। वह कहने लगा, ये बच्चा झूठ कह रहा है, माँ भला ऐसा क्यों करेगी? नीलम की सास ने भी साफ मना कर दिया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि उनका कहना था कि नीलम ही इस बच्चे को जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाने के लिए लाई है। लेकिन वह बच्चा बार बार अपनी बात दोहराकर इस बात पर अटल था और फिर वह बच्चा खुद से कहने लगा कि मैं अपनी माँ की कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। मैं लालच में आकर गलत काम ज़रूर किया है, सिर्फ अपनी माँ का इलाज करवाना चाहता हूँ। राजू ने उसकी बात मान ली। वह कहने लगा कि जो गीता पर हाथ रखकर कसम खाओ, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चा कसम खाए और फिर मेरी माँ भी कसम खाए, ताकि हमारा दिल साफ़ हो सके और ये भी पता चल जाए कि कौन सही है और कौन गलत। ये सुनते ही नीलम की सास तड़प उठी और कहने लगी, मैं बिल्कुल कसम नहीं खाऊंगी। राजू कहने लगा, माँ आपको कसम खा लेने से हमारे रिश्ते हमेशा के लिए सही हो जाएंगे, वरना मेरी बीवी के दिल में यही बात रहेगी कि आपने उसके साथ कुछ गलत किया है। लेकिन नीलम की सास फिर भी नहीं मानी और जब उस बच्चे ने गीता पर हाथ रखकर कसम खाई और कहने लगा कि इस औरत ने मुझे और मेरी बहन को पैसे देकर इस काम के लिए मजबूर किया था और मैं अपनी माँ की बीमारी की वजह से इस गुनाह को करने पर राज़ी हो गया था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने गलती की है। फिर राजू ने गीता अपनी माँ के सामने की तो उन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया और रोने लगी। उनका बर्ताव बता रहा था कि वो गुनाहगार हैं। और फिर राजू ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उन्होंने ये सब कुछ किया है, तो उन्होंने कबूल कर लिया। वे कहने लगी, हाँ ये सब कुछ मैंने किया है। मुझे पहले दिन से ही तुम्हारी बीवी से नफ़रत हो गई थी। जब तुमने उसके साथ बैठकर नाश्ता किया था, मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी थी क्योंकि हमेशा तुम मेरे साथ बैठकर नाश्ता करते थे और उस दिन तुम बजाय अपनी माँ के साथ बैठने के अपनी बीवी के साथ बैठ गए थे। शादी के अगले दिन से ही तुमने अपनी बीवी को लेकर घूमना फिरना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि तुम मुझे पूछते नहीं थे, मगर फिर भी मुझे तुम दोनों का साथ अच्छा नहीं लगता था। जब से तुम्हारे बाप की मौत हुई थी तो तुम ही मेरा सहारा थे और मुझे ऐसा लगने लगा था कि बहू तुम्हें मुझसे छीन लेगी। मैं तुमसे बात नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैंने फ़ैसला किया कि मैं तुम्हारे दिल में बहू के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करूँगी। लेकिन बहू ने अपने अच्छे बर्ताव से तुम्हारा दिल जीत लिया। जब बहू ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया तो मैंने सोचा इसी बात को मुद्दा बनाकर मैं घर में लड़ाई झगड़ा शुरू कर दूँगी, लेकिन उससे भी तुमने मुझे खामोश करवा दिया। तब मैंने फ़ैसला किया कि अब मैं बहू को ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रहने दूंगी, वरना धीरे धीरे वह सारा घर अपने कब्ज़े में लेकर रहेगी और मेरी हैसियत कुछ भी नहीं रहेगी। ये बच्चा हमारी पुरानी नौकरानी का बेटा है। मुझे मालूम था कि वह बीमार है और इन लोगों को पैसे की ज़रूरत है, इसीलिए मैंने उसके बेटे को ट्यूशन का बच्चा बनाकर घर बुला लिया। मैं जानती थी कि बहू की अलमारी की चाबी भी गुम हो चुकी है,
इसीलिए मैंने इस बच्चे से कहा कि वह बस बहू का कुर्ता चुरा लिया करे। और फिर तांत्रिक से बात की और उससे कहा कि वह कुछ ऐसा जादू टोना करे कि तुम दोनों के बीच नफ़रत पैदा हो जाए। ये बच्चा बहू का कुर्ता चुराता और सीधे जाकर उसको दे देता। मैंने पहले ही उस तांत्रिक को पैसे दे रखे थे, वही राजू को पैसे देता था। मैं डायरेक्ट उस बच्चे से कोई बात नहीं कर रखी थी ताकि मैं पकड़ी न जाऊं, मगर इसको इसकी माँ ने सब बात बता दी थी। जिस दिन बहू का कुर्ता चोरी हुआ था उस दिन मैंने जानबूझकर ऐसी बात की थी कि शक मुझ पर ना जाए, बल्कि बहू को यही लगे कि मैं भी फिक्रमंद हूँ। कुर्ता चोरी हो तो वे खुद मेरे सामने इस बात का जिक्र ना करे। मेरी हर चाल कामयाब हो गई थी। ये बच्चा बड़ी आराम से कुर्ता चोरी भी कर रहा था और तांत्रिक को भी पहुंचा दिया करता था, मगर मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि बहू इसका पीछा करके तांत्रिक तक पहुंच जाएगी। मैं बस तुम दोनों के बीच नफ़रत ही डलवाना चाहती थी ताकि तुम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाओ और मेरा घर मेरा ही रहे। मैं अपने इकलौते बेटे को ये बात नहीं बताई और यही मेरी गलती है। ये कहकर नीलम की सास रोने लगी और वह हक्का बक्का रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसके और उसके पति के बीच की मोहब्बत उसकी सास को नफ़रत करने पर मजबूर कर देगी। अपनी माँ को रोता देखकर राजू ने उन्हें सीने से लगा लिया और वह कह रहा था कि माँ, आप मत रोइए। अगर आपको मेरी बीवी बर्दाश्त नहीं है तो मैं इसे किसी अलग घर में रख लूँगा, लेकिन आप परेशान ना हो। राजू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी वजह से नीलम को अलग घर में रखने को भी तैयार था। यह सुनते ही उसकी सास ने दोनों के आगे हाथ जोड़ लिए और माफ़ी मांगने लगी। वह कहने लगी कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मुझे समझना चाहिए था कि तुम दोनों पति पत्नी हो। मुझसे गलती हो गई जो मैंने इतना बड़ा गुनाह किया और जादू जैसे गंदे काम में पड़ गई। तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो। नीलम ने आगे बढ़कर अपनी सास को गले से लगा लिया। वह समझ सकती थी कि वह कितनी तकलीफ़ से गुज़र रही होंगी। पति के चले जाने के बाद एक बेटा ही तो उनका अकेला सहारा था और उन्हें ऐसा लगने लग गया था कि वह अपने बेटे को खो देंगी, जबकि नीलम का ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। वह अपनी सास को यकीन दिलाने लगी कि मैं कभी भी आपके बेटे को आपसे दूर नहीं होने दूंगी। और फिर उस दिन के बाद से नीलम अपनी बात पर अमल भी किया। वह कोशिश करती कि अपनी सास के सामने अपने पति के करीब होकर ना बैठे, उनसे ज़्यादा बात ना करे। उन दोनों पति पत्नी की जो भी बात होती वे कमरे में ही करते और सास के सामने बैठकर सिर्फ उनसे बातें करते। धीरे धीरे घर का माहौल ठीक हो गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।